को दांत तले दबाते अपनी उमड़ती हंसी रोकी थी वो मैं। असल में यार एक तो आपकी उर्दू बहुत वीक है बेगम, अब आपके इन वो मैं ये को कौन समझे। डोंट वरी, आप इस बार आपको बोलना सिखा कर जाऊंगा, वरना हमारे बच्चों को आपकी ये ज़ुबान समझ नहीं आएगी ना। और अगर आ भी गई तो मैं नहीं चाहता वो ये सब सीखे, यानी मेरा पूरा घर ये ही मैं वो हम तुम करेगा तो बला सिकंदर का क्या होगा। यानी वो हानि की आंखों में देखते हुए मजाकन बोला था, जबकि हानि बच्चों वाली बात पर कानों तक सुर पड़ी थी। है सच बताओ, मुझे ढूंढ रही थी ना दिले जानम, भला जैसे मजीद खुद के करीब कहते इसकी टांगों का अपनी टांगों में उलझा था। लहजा मोहब्बत से चूर था। छोड़े ना जी, कोई आ जाएगा। हानि ने खुद के हाथों को छुड़ाते कहा तो बलाज जिसे पकड़ कर अपनी कमर के गिर्द हायल किए थे। हाय इस जी पर हम कुर्बान जी। बलाज हानिया की शर्माती घबराती सूरत को देखकर शो हुआ था। आज इतने माह बाद इसका दीदार नसीब हुआ था। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? फरा बेगम ने पहला बता फेंका था। वो ये कैसा सवाल है? उमर हैरत अता सही ने देखकर बोला, जो सवाल किया है इसका जवाब दो। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आप मुझे मेरी माँ की तरह हैं फूफो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? फरा ये कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अभी उमर अपनी फूफी की कही बात को प्रोसेस कर रहा था कि बीजान गुस्से से बोली थी, भूल है आपकी, मैं अपनी ज़िंदगी में आपकी मर्जी चलने दूंगी। और आपसे पहले भी कहा है कि मुझसे फासला रखा करें। अगर ज़्यादा शौक है लड़कियों के करीब आने का तो अपनी होने वाली बीवी के पास आएँ। जिससे वो भी बिना रुके फर बोली जा रही थी कि इसके ब्रेक उमर के लबों ने लगाए थे। एक झटके से वो ईमान के लबों पर शिद्दत से झुकते इसकी आवाज़ गले में ही गूंज गया था। ईमान के मज़ाहमत करने पर उमर ने इसके दोनों हाथ इसके सार के ऊपर ले जाते दरवाजे के साथ पिन किए थे। इसके अंदाज में इस कदर शिद्दत थी, ईमान की आंखों से आंसू फिसल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम कहने जा रहे हैं एपिसोड 6 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट करना। अगर आप आइकन को हिट नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलना है, और इतना अच्छा नावल आप मिस करने वाले फिर। ओके, अगर आपको एपिसोड पसंद आए, नावल पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो लाजमी करना है ना, एंड अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। ओके, नावल नेम गलबेज़ार इस कलम, उर्दू नावल्स आर चिप एमी राइट्स। शुरू करने से पहले नावल कैटेगरी को देखते हैं। नावल कैटेगरी रूट हीरो बेस है और सीक्रेट एजेंट बेस है, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ। ओके, और रेप्ट बेस्ड है। उसके बाद कज़न मैरिज बेस्ड है। आफ्टर मैरिज लव बेस्ड है। फोर्स मैरिज बेस है। उसके बाद सेकंड मैरिज बेस भी है, एंड देन कॉमेडी बेस तो ऑब्वियसली है ही। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। मगर बेजान आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे बीच कुछ बात तय हुई थी। फ़रा ने हैरत ज़दा अफसरदा निगाहों से बीजान को देखा था। मैं भूली नहीं हूँ फ़रा, मुझे अपना किया गया वादा अच्छी तरह से याद है। बैठो, बैठ कर बात करते हैं। बीजा ने फ़रा के कड़े तेवरों को देखते हुए इन्हें बैठने का इशारा किया था। गुल पानी लेकर आओ, सब सफ़र से थके आए हैं। सोफिया बेगम ने पास खड़ी गुल को हुक्म जारी किया। बीजान की बात पर फ़रा बेगम और इशाल एक ही सोफे पर बैठ गई थी। बाकी सब भी अपनी अपनी नशिस्तें संभाल गए थे, जबकि बच्चे वहाँ से उठकर अपने कमरों की तरफ चल दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई ज़रूरी बात होने वाली है जिनमें बच्चों का कोई काम नहीं था। अगर वो ना भी उठते तो बीजान इन्हें उठा देती, इसलिए उन्होंने खुद ही जाना बेहतर समझा। बैठो बलाज बेटा, तुम भी बैठो। बीजान ने पास खड़े बलाज को बैठने को कहा। बीजान के कहने पर बलाज और उमर, जो ईमान के पीछे खड़े थे, सामने आते एक ही सोफे पर बरजमान हो गए। गुल के पानी देने पर इन सब ने पानी पिया तो बीजान ने बात का आगाज़ किया। देखो फ़रा, मैं जानती हूँ मैंने जो तुमसे बात की थी वो कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हें मामले को समझना होगा। जो मैं कहूँगी इसे गौर से सुनना। लेकिन इससे पहले मैं मुख्तसरन यही कहूँगी कि ईमान उमर की बीवी है। उमर की शादी हो चुकी है। इनके बाद सुनकर फ़रा बेगम सुरग उठी थी। बेजान, आप मेरी बेटी की तौहीन कर रही हैं। पहले आपने हमें पाकिस्तान बुलवाया था कि बच्चों का रिश्ता तय किया जा सके, और अब आप कह रही हैं कि उमर की शादी हो गई है। फ़रा बेगम की इस बात पर ईमान के कान खड़े हुए थे। तो क्या इस इशाल से उमर की शादी होने वाली थी? वो बस सोच कर ही रह गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने इशाल और उमर के रिश्ते के लिए हाँ की थी, मगर ये भी सच है कि हालात ऐसा पैदा हुए कि मुझे उमर की शादी करना पड़ी, और अब कुछ नहीं हो सकता। बीजा ने सख्ती से अपना फैसला सुनाया था। भाईजान, आप कुछ नहीं बोलेंगे? फ़रा बेगम ने खामोश बैठे कमाल साहब को मुखातिब किया कि शायद वही अपनी बहन के हक़ में कुछ कह डाले। देखो फ़रा, जो माँ ने किया वो मेरी सर आंखों पर, मुझे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं। जो हमारे बच्चों का नसीब था में था, जैसा लिखा था वैसा हो चुका है। अब तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि जो हुआ है इसे एक्सेप्ट कर लो। इशाल भी मेरी बेटी है, मैं खुद इसका रिश्ता किसी अच्छे शख्स से तय करूँगा। इनके बाद वह फ़रा बेगम की आंखें फटी थी। वो हैरत से गंग चेहरा लिए इन्हें देखे जा रही थी। अब की बार उन्होंने एक सख्त तर्श निगाह इमाम पर डाली, जो वहाँ पर बैठी हुई सबको हैरत से देख रही थी, जिसे मामले की अब कदरें समझ आ रही थी।
चलिए शाल बिलाज, हम यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम अपने घर जाएंगे। फराह बेगम एक झटके से सोफे से उठती, गिलास टेबल पर पटकती बाहर को चलने लगी। देखो फराह, पहले बात को सुनो और समझो कि शादी हुई कैसे है, फिर कोई फैसला लेना। सोफिया बेगम ने आगे बढ़ते इन्हें बाजू से थामा था। सोचने समझने को रह क्या गया है? पहले आप लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलवाया कि बच्चों की मंगनियाँ कर देते हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप उमर की शादी कर चुकी हैं, वो भी बगैर मुझे बताए। बीजान, आप लोगों ने सरासर मेरी और मेरी बेटी की इंसल्ट की है, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, जब चाहा पसंद कर लिया और जब चाहा बता दिया कि हमें नहीं पसंद। फराह, बीजान ने एक गर्दार आवाज़ में इन्हें हाथ सिप किया, जो आपे से बाहर हो रही थी। मेरे साथ चलो। बीजान आपने भरपूर जाहो जलाल में आती हुई फराह के साथ चलने का हुक्म देती अपने कमरे की तरफ चलती थी। मैं नहीं आऊँगी, मैं अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकूँगी। फराह ने तड़क कर अपनी माँ को जवाब दिया। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैंने कहा मेरे कमरे में आओ। बीजान ने शदीद गुस्से से ऊंची आवाज़ लगाई, जो बात होगी यहीं पर होगी। फराह बेगम भी जिद पर अड़ गई। तो ठीक है, फिर यहीं कर लेते हैं बात। बीजान अपनी बेटी के कड़े तेवर देखती वापस मुड़ी थी और इसे बैठने का इशारा किया, जिस पर फराह बेगम भी खामोशी से दोबारा सोफे पर बैठ गई। बीजान ने गुज़िश्ता 2 दिन की पेश आने वाली सारी रवाज फराह बेगम के गोश गुजार कर दी। ओहो, तो अब ये दिन भी देखना रहेगा? यानी आप कह रही हैं कि आपने जमाल की बेटी को इस घर में पनाह दे दी? बहुत हो भाई, बहुत हो। मान गए आपको बीजान, मेरी बेटी को छोड़कर आपने इस जमाल अहमद की बेटी को फोकिया दी, जो इस खानदान की इज्जत को मट्टी तले रोन गया था। फराह बेगम के अल्फाज पर उमर ने सख्ती से मुंडियां भेजी थी। फराह, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी तुम्हारा ये रवैया। बीजान ने फराह से के अल्फाज पर इसे टोका था। बीजान, मैं अपनी बेटी को पाकिस्तान सिर्फ आपके कहने पर लाई हूँ, तो क्या अब आप मुझे बताएंगे कि मैं इसका क्या करूँ? फराह बेगम ने इशाल की तरफ दोनों हाथ इकट्ठे इशारा किया, जैसे आइन साहब को इशाल का एहसास दिलाना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा। फराह, जिसके नसीब में जो होता है इसे वही मिलता है। इशाल का नसीब उमर के साथ नहीं लिखा था, तो रिश्ता नहीं हुआ, बात खत्म। अब तुम इस बारे में और बहस नहीं करोगे। बीजान ने फराह से कदरे सख्ती से कहा था। वाजिया कही कि आप मुझे मेरी औकात याद दिला रही हैं। आप अपने उस बेटे को मुझ पर फोखिया दे रही हैं, जो इस खानदान की इज्जत पर धब्बा बनाए। आपने हमारा हीरे जैसा बेटा आसिया की औलाद के हवाले कर दिया। शायद आप ये भूल रही हैं, माँ जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी होती है। आप एक और आसिया को घर में ले आई हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मानती हूँ मैं। अपना मुंह बंद करो। फराह बेगम की पटे पटे चलती ज़बान को कमाल साहब ने घरदार आवाज़ से रोका था, जो बीजान से बदतमीज़ी करने पर उतर आई थी, जबकि ईमान की आंखें शिद्दत से सुर्ख होती भर आई थी। ठीक है, कर लेती हूँ मैं मुंह बंद, लेकिन इससे पहले मेरी एक आखिरी गुजारिश है आप सबसे। अगर तो आपको मैं प्यारी हुई तो आप इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे, और अगर नहीं तो फिर मेरा रास्ता अलग और आप लोगों का अलग। फराह बेगम ने ज़ब्त से काम लेते हुए बीजान और कमाल साहब को एक नज़र देखकर कहा। क्या? बीजान ने हैरत से सवाल किया। तो क्या आप इजाज़त देती हैं? हाँ, इजाज़त है। बोलो। बीजान ने हैरत सदा सी आवाज़ में कहा था। तो उमर बेटा, मुझे ये बात तुमसे करनी है। फराह बेगम के अचानक मुखातिब करने पर उमर चौंका था। जी फूफो, कहें। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? फराह बेगम ने पहला बता फेंका था। फूफो, ये कैसा सवाल है? उमर हैरत ज़दा से इन्हें देख कर बोला। जो सवाल किया है इसका जवाब दो। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आप मुझे मेरी माँ की तरह हैं फूफो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? फराह, ये कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अभी उमर अपनी फूफी की कही बात को प्रोसेस कर रहा था कि बीजान गुस्से से बोली थी। बीजान, मैं अपने भतीजे से बात कर रही हूँ, मुझे सिर्फ इससे जवाब चाहिए। बोलो उमर, मेरी इस इशार से शादी करोगे? अपनी फूफो की इज्जत की लाज रखोगे? उमर तो यकटक फराह बेगम को देखे जा रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके वजूद की इन लोगों की नज़र में क्या अहमियत थी। जब जिसका दिल चाहता था अपनी इज्जत की खातिर इसे कुर्बानी का बकरा बना डालते थे। हम सिलसिले सोचे में गए थे, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। ईमान इन सब के बीच फ़क चेहरा लिए उमर को देखी जा रही थी। इसकी नज़रों में एक आस थी, इसे मान था कि उमर इनकार कर देगा। उमर ने एक नज़र ईमान को देखा था, जो इसे ही देख रही थी, जिसकी नज़रों में अपने लिए उम्मीद उमर को वाज़ेह नजर आई थी। एक नज़र ईमान को देखते हुए इसने एक नज़र अपने साथ बैठे बिलाज को देखा था। सबके पुरसोच निगाहें उमर पर टिकी थी। वो क्या जवाब देने वाला था, सब इसे बगैर पलके झपकाए देखे जा रहे थे, और वह अपने ही सोचों में गए था। बिलाज को देखते तो ऐसे एक और रिश्ता याद आया, जो इसकी और बिलाज के दरमियान था। बहुत गौर फिक्र करने के बाद वो पूरे 2 मिनट लगाकर इसने फराह को देखते जवाब दिया, और जो जवाब इसने दिया सबकी आंखें खैरत से फटी की फटी रह गई थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है फूफो, मैं इशार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उमर ने बहुत आहिस्ता से सबके सरों पर बम फोड़ा था। वो जो कब से बैठा ईमान का और अपनी फूफो का फैमिली का मुआवजा कर रहा था, वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि ईमान से इसका कोई नाता ना था और वह इसे शदीद नफरत करता था। जबकि इसकी फूफो की फैमिली के साथ इसका सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बिलाज के साथ इसकी बिजनेस पार्टनरशिप थी, और फराह इसकी फूफी थी, जबकि हानि बिलाज की मनकूहा थी। भरपूर दनाई से सोचते हुए इसने वो इसी फैसले पर पहुंचा था कि वो अपनी बहन के आने वाली ज़िंदगी को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता,
और ना ही वो अपने दोस्त जैसे भाई बलाज को दुख पहुंचा सकता है। तो इसकी बहन के लिए भरी महफिल में इनकार करके तो इसने नतीजा यही निकाला, इसे शाह से शादी करनी थी। शायद वो हर वजह को पीछे धकेल कर सिर्फ इसीलिए माना था क्योंकि इसकी मर्दाना ना आड़े आ रही थी। ईमान की अपनी तरफ देखती सवालिया नजरें जिनमें इल्तिजा थी इसे सुकून दे रही थी, इसके बदले की आग को ठंडा कर रही थी। इसे लगा यह बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके सर पर सोतम तसल्लुत की जाए। वो सिर्फ और सिर्फ ईमान को नीचा दिखाने के लिए शाह से शादी करने को रजामंद हो गया था। ईमान की सुबह की कही गई बातें इसे अभी भी याद थी। वो इसे शादी से बावर करवाना चाहता था कि उमर के नज़दीक ईमान की रत्ती बराबर भी अमीर थी। उमर तुम पागल हो? कमाल साहब गुस्से से दहाड़े उठ खड़े हुए थे। ऐसे कैसे तुम शादी के लिए मान सकते हो? उस तरफ देखो, तुम्हारी कल की नई दुल्हन बैठी है जिसके मुंह पर तुम दूसरी शादी के लिए हाँ कह चुके हो। तुम्हें ज़रा तरस नहीं आया इस बेचारी पर? तो क्या भाईजान आपको मेरी बेटी पर तरस आ रहा है? फरा बेगम ने इनको बीच में टोका था। उमर एक अफसोस भरी निगाह से बिजान ने उमर की तरफ देखा। बिजान प्लीज़, एक शादी मैंने आपकी मर्जी से की थी, एक शादी मैं अपनी मर्जी से करने का तो हक रखता हूँ ना। उमर ने एक नज़र बीजान से और एक नज़र सोफिया पर डालते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है शाह से शादी करने में, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग मेरी खुशी में खुश हो। इसके तो जो दिल में आ रहा था वो कही जा रहा था। इस बात से बेखबर बैठा कि एक फ़र्द की नज़रें यकटक इसी पर जमी हुई थी। वो मासूम निगाहें आंसू से भर गई थी। ईमान का अपने गले में शदीद घुटन महसूस हुई थी। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो जो उमर के रवैये को वक्त गुस्सा समझ रही थी, वो आज इसे सबके सामने मुकम्मल तौर पर धत्कार कर दूसरी शादी करने को तैयार हो चुका था। वो ईमान को इसकी औकात अच्छे से बावर करवा चुका था। इसे अपने फैसले से वाज़ह करवा गया था कि ईमान की अहमियत इसकी नज़र में ज़रा बराबर भी नहीं थी। ईमान इस पर हकीकतन एक बोझ थी। ये क्या हुआ था इसके साथ? वो बेचारी सोच ना पाई। कल इसी जगह पर बैठकर इस शख्स ने इससे अपने निकाह में लिया था और आज इसी जगह पर बैठे वो एक दूसरी लड़की के लिए रिश्ते के लिए हाँ कर चुका था। जिस वक्त ईमान का जब जवाब दे गया तो वो रोती हुई दौड़ती वहाँ से निकलती चली गई। दो दो सीढ़ियाँ फलांगती वो अपने कमरे में जाकर बंद होगी। हमेशा खुश रहो उमर, तुमने मेरी इज़्ज़त की लाज रखी है। मैं तुम्हें हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। तुम्हें रिश्तों का एहसास करना बहुत अच्छे से आता। बहुत अच्छी तरबियत की है सोफिया ने तुम्हारी। मुझे फ़ख्र है अपने भतीजे पर। फरा बेगम आगे बढ़ती उमर के सर पर दोनों हाथ रख गई थी। अब जब तुमने खुद फैसला कर ही लिया है तो फिर इस काम को जल्द अज जल्द निपटा लेना चाहिए। बिछाने से निगाहों से उमर का देखते हुए कहा था, जो ईमान के इस तरह जाने से शदीद बेचैन हुआ था। ये क्या हुआ था इसे समझ ना आई। वो यही तो चाहता था कि इसे तकलीफ़ हो, मगर इसे तकलीफ़ में देखकर उमर को फ़र्क क्यों पड़ा था? वो क्यों एकदम से बेचैन हुआ था? ये तो वक्त ही बताता इसे। तो फिर ऐसा करते हैं, इसी हफ्ते की तारीख रख लेते हैं क्योंकि अगले हफ्ते हमें वापस जाना है। एक बार इशार को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, फिर इंशाल्लाह 2 महीनों बाद वो वापस आ जाएगी हमेशा पाकिस्तान रहने के लिए। फरा बेगम ने खुद ही सबको फैसला सुना डाला। अब जब बाकी सब भी तुमने खुद ही तय कर लिया तो इस बात पर मैं क्या ही एतराज़ करूँ? करो जो तुम लोगों को करना है। बिजाने से नज़र से फरा बेगम को देखते कहा था। उमर अपनी जगह से उठता बेजान के कदमों में आकर बैठ गया। बेजान, आप नाराज़ तो ना हो? मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुमने इस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। बेजान ने उमर को एहसास दिलाना चाहा। वो शिकवा के नज़रों से उमर को देखते हुए बोली थी, बेजान मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे दूसरी शादी करने का पूरा हक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसकी जिम्मेदारियों में कोई कोताही नहीं होगी, लेकिन आप सबको मेरी ख्वाहिश का भी एहतराम करना चाहिए। मैं अपनी मुकम्मल ज़िंदगी सिर्फ इसके नाम नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। उमर की बात सबका अपनी जगह सही लगी थी। इसे हक था अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का, इसलिए किसी ने भी ज़्यादा इसरार ना किया था। तो फिर ठीक है, 2 दिन काफ़ी होंगे तैयारी के लिए। 2 दिन बाद रख लेते हैं निकाह और साथ ही बारात और वलीमा भी। बिजान इसकी बात पर इशाल के मन में उलझने उठी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इतना जल्दी तो इसने ये सब नहीं सोचा था। इसे लगा था वो बस मंगनी करके वापस चली जाएगी, फिर अपने मसले का हल करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएगी। मगर इसका सारा प्लान खाक में मिल गया था। वो वॉशरूम के फर्श पर बैठी अपना ज़ब्त मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। या अल्लाह प्लीज़ मुझे इस आजमाइश से निकाल ले। मैं ये नहीं देख पाऊँगी, मुझ में हिम्मत नहीं है। इससे ज़्यादा अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ फर्श पर दरवाजे के साथ टेक लगा के हल्के बार रोती अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। वो तो अपने गम की शिद्दत में ये भी भूल गई थी कि वो कहाँ बैठ कर दुआ कर रही थी। वो जो बड़े हक से अपने नाम के साथ उमर का नाम लगा कर अतराई थी, इसी उमर ने इसकी औकात एक पल में इसे दिखाई थी। या अल्लाह इन्हें मेरा कर दे, मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मेरा महरम लौटा दे। मैं आपसे अपने महरम की मोहब्बत मांगती हूँ। मेरे नसीब में उमर की मोहब्बत लिखते हैं, और अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो मुझे मौत दे दे। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ईमान उमर के बगैर इस दुनिया में नहीं जी पाएगी। प्लीज़ अल्लाह जी इनकी शादी को रोक देना। मैं मर जाऊँगी, मुझे मेरा शोहर लौटा दें। मैं इन्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊँगी। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर अपने रब से दुआएं मांग रही थी। इसे लगा इसे सांस नहीं आएगा। उमर इसकी ज़िंदगी का वाहिद चिराग था जो इसे अब बुझता दिखाई दे रहा था। अगर वो इस दिन इसे अपने साथ घर ना लाता तो ईमान सोच चुकी थी कि इसे सावधानी से बचने के लिए खुदकुशी भी करनी पड़ी तो कर गुजरेगी। और जब कमरे में आया तो इसे
वो कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उमर की नज़रें से ही ढूंढ रही थी। वो बेचैन सा था। वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज़ पर वो समझ गया था कि ईमान वॉशरूम में है। एक लंबा सांस भरता वो बेड की एक साइड पर अपने दोनों बाजू टिका के बैठ गया। वो शक्ल से परेशान दिखाई देता था। इसे ईमान के सामने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। इसकी उम्मीद टूटी थी। 2 मिनट बाद ईमान धुले मुंह के साथ बाहर आई तो इसे सामने बेड पर बैठा देखकर ईमान के कदम जमे थे। आंखें फिर से नम हुई। वो हिम्मत करके ड्रेसिंग तक आई और इसे पहना खानदानी जेवर नोच नोच कर उतारने लगी जो इसे सोफिया ने दिया था। उमर पीछे बैठा इसे देखता रहा। वो इसकी सूजी आंखें और सुर्ख नाक देखकर समझ गया था कि वह शदीद रोई है, तकलीफ हो रही है। उमर चाहता था वह खामोश न रहे, इसे उलझन हो रही थी। इसे बोलता ना देखकर भुलाना चाहा नहीं। ईमान के हाथ इसकी बात पर पल को रुके थे। फिर प्लान चौपट होने का अफसोस। तुमने तो बड़े ख्वाब सजाए होंगे मेरे साथ। जी नहीं, ईमान ने गुस्से से आखिरी कंगन उतारकर ड्रेसिंग पर बैठा। ओ तो गुस्सा आ रहा है। ईमान ने इसके बाद पर इसे घूर कर एक नज़र देखा और कमरे से निकलने लगे। वो झट से इसके सामने आया था। सच कहो, बुस्तिलों की तरह भाग क्यों रही हो? मैंने इसके दोनों तरफ बाजू जमाते इसे दरवाजे से लॉक किया था। अंदर खासा बेतकल्फाना था। मैं बुस्तिल नहीं हूँ, ईमान ने रंधी हुई आवाज़ में कहा, मगर वो उमर की आंखों में नहीं देख रही थी जैसे पहले दिन से देख रही थी, और यही चीज़ उमर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में देखा कहो कि तुम बुस्तिल नहीं, वरना तो बुस्तिल ही नजरें चुराते हैं। आपने मुझे नजर बनाने के काबिल छोड़ा है। ईमान ने शिकवा भरी नजरों से इसे उमर की आंखों में देखते कहा। इसकी आंखों को देखते उमर के दिल को कुछ हुआ था। रोई क्यों? उमर ने आहिस्ता से उंगली के पोरों से इसकी पलकों के नमी को चुनते बात को मुकम्मल इग्नोर किया था। वो इसकी आंखों में ही देख रहा था जो फिर से नम होने लगी थी। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। ईमान ने फिर से नजरें चुराई थी, मगर उमर का हाथ ना हटाया जिसकी उंगलियां इसकी आंखों पर फिर रही थी। किसने कहा तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी एक एक सांस पर मेरी मर्जी चलेगी, सुना तुमने? वो ईमान के मज़ीद करीब होता है। इसके कानों की लो पर झुका। उमर का लबो लहजा मोहब्बत से भरपूर था। भूल है आपकी, मैं अपनी ज़िंदगी में आपकी मर्ज़ी चलने दूंगी, और आपसे पहले भी कहा है कि मुझसे फासला रखा करें। अगर ज़्यादा शौक है लड़कियों के करीब आने का तो अपनी इस होने वाली बीवी के पास आएँ। जिससे वो भी बिना रुके फर फर बोली जा रही थी कि इसके ब्रेक उमर के लबों ने लगाए थे। एक झटके से वो ईमान के लबों पर शिद्दत से झुकते इसकी आवाज़ गले में ही गूंज गया था। ईमान के मुज़ाहमत करने पर उमर ने इसके दोनों हाथ इसके सर के ऊपर ले जाते दरवाजे के साथ पिन किए थे। इसके अंदाज में इस कदर शिद्दत थी, ईमान की आंखों से आंसू फिसल गए। इसे अपनी सांसों का तसलसल टूटता हुआ महसूस हुआ। मुज़ाहमत के बावजूद वह हिल तक नहीं पा रही थी। उमर इस पर इस कदर हावी था कि ईमान इसके नीचे दब गई थी। ईमान को अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। इसकी गैर होती हालत देखकर उमर ने एक हाथ इसकी कमर पर ले जाते इसे मजबूत सहारा दिया था। स्वीट फ्लेवर कौन सी लिपस्टिक लगाई है? वो इसकी रुकती सांसें महसूस करता पीछे हटता शोर लहजे में बोला था। मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। ईमान भारी होती आवाज़ में गुस्से से इसे देखती बोली। वो इससे थर थर कांप रही थी। कोई मर्द जिंदगी में पहली बार इसके इस कदर करीब आया था जिससे ईमान की दिल की पसलियां तोड़कर बाहर को आ रहा था। वो मुँह खोले लंबे लंबे सांस अंदर खींचने लगे, जबकि इसे अभी भी उमर ने सख्ती से कमर पर हाथ जमाए थाम रखा था। अगर वो इसे छोड़ता तो यकीनी बात थी कि वो ज़मीन पर लड़क जाती। अच्छा जी, अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पंखड़ियाँ मेरी इतनी सी शिद्दत पर गुलार हो रही हैं। और मैंने हाथ की पुष्ट ईमान के गालों पर बहते आंसू साफ करते मोहब्बत से कहा, छोड़े मुझे। ईमान इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए फड़फड़ाई। से उमर का रवैया अजीब लग रहा था। नो बेबी, पहले बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में किसकी मर्जी चलेगी? उमर ने ईमान की आवारा लिट को कान के पीछे करते भोजल आवाज़ से इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो मुकम्मल तौर पर मदहोश सा हो रहा था। मुझे नहीं पता, छोड़े मुझे, कहो मेरे शोहर की। उमर ने इसकी कलाइयों को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ते किधरे रोब से कहा, तो क्या आप मुझे अपनी बीवी मानते हैं? ईमान ने उल्टा इसे सवाल किया। इसके बाद से उमर की गिरफ्त ईमान की गिरफ्त ढीली पड़ती खत्म हो गई थी। और इसी लम्हे में होश में आता ईमान से पीछे हटता दूर हुआ था और लंबे लंबे ढाक भरता बगैर इसे देखे वॉशरूम में बंद हो गया। ईमान इसे नजरें चुराता देख तंजिया मुस्कुराई थी। इसकी आंखें फिर से भर आई थी। ईमान समझ रही थी कि वो सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन का शिकार हो रहा था। इसने ईमान को कबूल नहीं किया और अब शायद कोई उम्मीद भी बाकी नहीं थी। हाँ, बस ठीक, सब ठीक जा रहा है। एक बार माहौल बेहतर होता है तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, और फिर घर का माहौल खराब है। क्या ही करूँ मैं? अब बात भी ऐसी है, चाहने के बावजूद भुला नहीं पा रहे सब। आसिया बेगम अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। इस पर अली इनके कमरे में आया था, मगर अपना नाम लिए जाने पर दरवाजे में ही रुका था। हाँ, अली भी आया है। इसने भी अच्छा खासा थिएटर लगाया है। होना क्या है, बहन की हमदर्दी का बहार चढ़ा, बस पता नहीं क्यों है ऐसा। हालांकि इसका वो नाजायज़ बाप बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इनके कही बात पर अली चौकस हुआ था। इसे बात की समझ नहीं आ रही थी। अरे नहीं नहीं, कैसे पता चलेगा? वो किस्सा तो मैंने ऐसे ख़त्म किया। किसी को आज तक इस बात का शक नहीं हुआ। जमाल को मुकम्मल यकीन है, कभी इसे शक नहीं पड़ा। वो तो अली को दिल से बेटा मानता है। भाई, उसे कैसे पता चलेगा कि अली उसका बेटा नहीं? वो तो इसे अपना ही समझेगा। खैर, ये बात तो जैसे थी ही नहीं। आज तक किसी को भनक नहीं पड़ी कि अली जमाल की औलाद नहीं है। ऊपर से शक्ल सारी हूबहू मेरी है तो वो भी मसला नहीं।
वो अपनी ही धुन में लगी थी कि जब अली को लगा कि इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर कुचल दिया, इसे अपना वहाँ खड़ा रहना शदीद मुश्किल लगा था। अचानक से एक गुस्से की लहर इसमें उठी और वो दहाड़ से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। इसके अंदर दाखिल होने पर आसिया बेगम यकदम घबरा गई थी। अली की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो अपनी माँ की जान लेने वाली नज़रों से देख रहा था, जबकि आसिया बेगम के हाथ पाँव फूल गए थे। जोनी, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। भाई फ़ोन बंद करते वो खुद को कंपोज करती। आसिया बेगम अली की तरफ लपकी। क्या हुआ बेटा, हाथ ना लगाए मुझे, दूर दूर रह कर बात करें। वो शदीद गुस्से से दहाड़ा था, उसकी आंखों में वहशत थी। आसिया बेगम की खौफ सी आंखें फैली थी। अली बेटा क्या हो गया आपको, ड्रामेबाजी बंद करे हो, मुझे बताएं कि मैंने जो सुना वो सच था। बात क्या हर मेली की आवाज़ हलक में फंसी हुई थी। नहीं बेटा नहीं, आपने गलत सुना, जो भी कहा। आपको कैसे पता कि मैंने क्या सुना, मैंने तो बताया ही नहीं, तो आपने कैसे कह दिया कि अली ने शिद्दत जब से अपने दोनों हाथों से बाल नोचे। वो हाथ जिसकी माँ पर उठने वाला था, वो जिसे वो मुश्किल बर्दाश्त कर रहा था। आप इतनी गिरी हुई हो सकते हो। मैंने कभी अली की सांसें उखड़ी थी, वो बेहाल सा खड़ा था। इससे बोला नहीं जा रहा था। बेटा मत भूले मुझे बेटा, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना आपसे ना इस घर से जा रहा हूँ मैं। और खबरदार जो आज के बाद मेरा नाम भी अपनी गलीज ज़बान से लिया तो आपने। गुस्से से दहाड़ते हुए वो आसिया बेगम की तरफ लिपकता, एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलता, लंबे लंबे कदम लेता बाहर निकल गया। जबकि आसिया बेगम उसके पीछे दौड़ी। अली नहीं बेटा, मेरी बात सुने, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, ऐसा नहीं है, तुम मेरी ही औलाद हो अली बेटा। वो रोते हुए चिल्लाती अली के पीछे लपकी थी, जो अपने कमरे में दाखिल होते गुस्से से अपना सामान सूटकेस में फेंकने लगा। अभी कल ही वो वापस लौटा था, तो ज़्यादा सामान सूटकेस में ही था, और जो कुछ बाहर था वो कांपते हाथों से अपने गुस्से को जब्त करते हुए ठूसने लगा। मुझसे दूर हो जाए वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा प्लीज़, वो शदीद गुस्से से बोलता अपना सामान लेकर बाहर को निकल आया। इसका रो मेन गेट की तरफ था। इसी वक्त जमात साहब और बिलाल घर लौटे थे। बाकी सब शोर के आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए थे। सामने का मंजर देख जमात साहब को समझ ना आई कि हो क्या रहा है। अली जो हाल के बीच में हाथ में सूटकेस लिए खड़ा था, इसके चेहरे से वादा था कि वो शदीद गुस्से में, जबकि इसकी टांगों से लिपटी आसिया बेगम जो विले विले का मेरा बेटा कह रही थी। ये क्या हो रहा है अली मामा उठे। मरियम आगे बढ़ती हुई आसिया बेगम को अली की टांगों से अलग करती उठाने लगी थी। अली ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी माँ तुम्हारे कदमों बैठी और तुम टस से मस नहीं हो रही, जरा शर्म नहीं आ रही। जमात साहब गुस्से से अली की तरफ बढ़े थे। ये औरत मेरी माँ नहीं है, ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक है। अली ज़बान संभाल कर बात करो, कैसे बात कर रहे तुम। बिलाल भी आगे बढ़ते हुए अली पर चीहा था। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे जानने दे, मेरा सब टूट जाएगा और ये औरत मेरे हाथों मारी जाएगी। अली गुस्से से चीहा था। अली क्या बकवास कर रहे, बकवास नहीं कर रहा, पूछें अपनी बीवी से कौन हूँ मैं, पूछें। अरे इनकी नाजायज़ औलाद नहीं हूँ मैं, अरे इनकी जायज़ औलाद नहीं हूँ मैं, जमात साहब का बेटा नहीं हूँ मैं, ये है सारी बकवास मामा। अली क्या कह रहे हैं। बिलाल सदमे से माँ की तरफ बढ़ते हुए बोला था, नहीं बेटा ये सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आसिया बेगम रोते हुए अली का हाथ थामने लगे थे, जिसे अली ने बेदर्दी से झटक दिया। सामने अली की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अच्छा तो ठीक है, फिर खाएं कसम इस घर की, खाएं अपने सारी औलाद की कि मैंने जो सुना वो सब बकवास था, झूठ था, खाएं कसम। अली आसिया बेगम की तरफ मुड़ते ऊंची आवाज़ में बोला था। इसका गला गुस्से से बैठ चुका था। नहीं नहीं कसम नहीं खाऊंगी मैं अली बेटा, प्लीज़ जो तुमने सुना भूल जाओ इसे, वो सच नहीं है। आसिया बेगम ने खड़खड़ाते हुए कहा, तो अगर सच नहीं है तो कसम क्यों नहीं खाती। अली ने इसे हकारत से देखा था। नहीं बेटा मैं कसम नहीं खाऊंगी, मान जाओ ना। आसिया मुझे सच सच बताओ, जो अली कह रहा है वो सच है, झूठ मत बोलना, बताओ मुझे क्या अली मेरी औलाद नहीं। जमात साहब ट्रांस की कैफियत में चलते हुए आसिया बेगम की तरफ बढ़े थे। बोलो, इनकी आवाज़ एकदम ऊंची हुई तो आसिया बेगम के पर आई। जमाल मैं भूल हो गई थी, जानबूझ कर नहीं, बहुत पुरानी बात है, माफ़ और शर्मिंदगी से नजरें झुका कर बोली। अली ने इस बात पर जबड़े बेच दिए थे, जबकि जमात साहब एक पल के लिए सुन से रह गए थे। फिर एक जोरदार थप्पड़ आसिया के मुंह पर दे मारा, जिससे वो लड़खड़ा कर सोफे पर जा गई थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। जमात साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे पाला पढ़ाया और इस काबिल बनाया, लेकिन आज के बाद आप लोगों का मेरा चेहरा कभी नज़र नहीं आएगा। अली जमात साहब के पीछे खड़ा बोलता रहा और फिर वहाँ से निकलता चला गया, हमेशा के लिए अपनी नई पहचान के साथ, कभी वापस न लौटने के लिए। जबकि जमाल साहब ने एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा था। इनमें अली का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। बिलाल जहर का बंदोबस्त करो। जमाल साहब काफ़ी देर खामोश रहने के बाद सोफे पर पड़ी आसिया को देखा, बेतासर चेहरा दिए बोले, जी बाबा। बिलाल ने हैरत से बाप को देखा। मैंने कहा जहर का बंदोबस्त करो, इस औरत को मौत का वक्त हो गया। इनकी बात का जवाब देते हुए बिलाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, जबकि मरियम, सदाम और फिज़ा भी घबरा गए। जी करता हूँ। बिलाल खामोशी से एक नज़र अपनी माँ को देखता हुआ बाहर बढ़ गया, जबकि बाकी सब अपनी जगह से हिल भी ना पाए थे। थोड़ी देर बाद जूस का गिलास आसिया के सामने रखा था, जिसे आंखें फैलाए खौफ से देख रही थी। पियो इसे। जमाल साहब की कड़क तार आवाज़ हाल में गुंजी थी। जमाल ना करें खुदा, तरस खाएं मुझ पर, तुम पर तरस नहीं खाया जा सकता, किया जाएगा, जालिम पर तरस नहीं करना चाहिए। जमाल साहब की आवाज़ नाम हुई थी। आज बड़े अरसे बाद इनके सामने इस सादा सी प्यारी लड़की का चेहरा आया था, जो कभी इनके नाम की गई थी। मलिक साहब रहम करे खुदारा, बिलाल इन्हें समझाओ ना। वो रोती बिलखती इनके पाँव पड़ गई थी।
तुमने रहम किया था इस मासूम पर, बोलो। तब तो मुझे ये भी बहकाया, अपनी इस घटिया खोखली खूबसूरती के जाल में फंसाया। तुम्हारी वजह से मैंने इसके साथ, इससे आगे जमात साहब से बोला ना गया था, जबकि इनकी औलाद को इनका कहा कुछ भी समझ नहीं आया था। तुम रहम के काबिल नहीं हो आसिया, तुमने अपनी बहन पर रहम नहीं खाया, तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। रहम तो आपने भी इस पर नहीं किया। मलिक साहब मत भूलें, इसे किसी धरंदे की तरह नोचने वाली मैं नहीं, आप थे। आपने अपनी मांग की इज्जत लूटी इसलिए कि आप मेरी खूबसूरती पर मर मिटे थे। आप मुजरिम तो आप भी थे ना। इनकी बात पर जमाल साहब अफसुर्दा सा मुस्कुराए थे। जानता हूँ, भूला नहीं हूँ इसे, ना इसे भुला पाऊंगा, क्योंकि मैंने हीरा खोया है। मैं सिर्फ पित्तल की चमक के पीछे मैंने हीरा गंवा दिया, जिसका मिलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। सच तो ये है कि मैं इसके काबिल ही नहीं था। वो कमाल जैसा शख्स ही डिज़र्व करती थी, और मुझ जैसा हुस्न का पुजारी तुम जैसी औरतों को ही डिज़र्व करता था। सज़ा मिली है मुझे अपने गुनाहों की। मेरी प्यारी बेटी भी मेरे गुनाहों की भेंट चढ़ गई। इनकी इस बात पर सबने इन्हें ताज्जुब से देखा। वो इस वक्त ईमान की बात कर रहे थे। बाबा, मरियम ने हैरत से बाप को पुकारा। मेरी दुआ है आसिया, मेरा और तुम्हारा क्या, मेरी ईमान पर ना आए। जो मैंने इसके साथ किया, इसकी सजा मैं ही काटूं। मलिक साहब, आसिया का मुंह हैरत से खुला था। इन्हें रत्ती भर भी समझ नहीं आ रही थी कि जमाल साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। हैरान मत हो तुम साहब। इन सब के दंग चेहरों को देखकर जमाल साहब मुस्कुराते आसिया को देखने लगे। जो लड़का इस दिन हमारे घर आया था वो कोई और नहीं, मेरे भाई कमाल का बेटा था। वो सोफिया की औलाद थी। मैं इसे 1000 लोगों में भी देखता तो पहचान लेता। वो सोफिया और कमाल का बेटा था। मुझे अफसोस है तुम पर आसिया, तुम अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई। मैंने तो खुद जानबूझकर अपने जान के टोटे को खुद से जुदा किया, क्योंकि मैं जानता था मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। एक गुनहगार बाप अपनी बेटी को कैसे अपनी हिम्मत आवाज से बचा सकता है। इनके इस नए इंकशाफ पर सबकी आंखें ताज्जुब से बड़ी थी, जबकि जमाल साहब और बिलाल पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। आसिया, मेरी बेटी इस वक्त अपने ददियाल में मौजूद है। मैं गाफिल नहीं हूँ इससे। मैं जानता था वो लड़का मेरे बारे में जान चुका है और इसे ज़रूर साथ लेकर जाएगा। अगर वो ना भी मान को साथ होता तो इस वाक़े के बाद मैं खुद इसे वहाँ भिजवा देता। जमाल साहब, आपने मेरी बेटी को सोफिया के हवाले कर दिया, वो हमारे किए के बदले से लेगी। आसिया बेगम को आज पहली बार ईमान शिद्दत से याद आई थी। वो सोफिया है, माँ बन जाएगी इसकी, जानता हूँ मैं। जमाल साहब का चेहरा बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही। आसिया बेगम हैरत ज़दा सी इन्हें देखी जा रही थी। वो इस वक्त अपने सामने मुंडलाती मौत को भूल चुकी थी। इनकी इस बात पर जमाल साहब ने सख्त कारे से इन्हें देखा था। अल्लाह तुम जैसी माँ और बीवी किसी दुश्मन को भी ना दे। आसिया, मेरी बेटी इतनी मुश्किल में थी, मैं बाप होकर समझ गया था। तुम तो माँ थी इसकी, कैसे ना समझ पाए इसे। बिलाल मेरा सब्र जवाब दे गया। बेटा, पिला दो इसे जहर। इनकी बात पर एक लम्हे को बिलाल का दिल लर्जा था, मगर खुद को मजबूत करता वो आसिया बेगम की तरफ बढ़ा था, जिसे आसिया ने हाथ के इशारे से करीब आने से रोक दिया। माँ हूँ तुम्हारी, मेरा गुनाह अपने साथ ना लो, मैं खुद ही पी लेती हूँ। वैसे भी जहाँ इतने गुनाह किए एक और सही। वो औरत अव्वल दर्जे की बेहिस और जालिम थी। इतने लोगों के साथ जुल्म करने के बाद अब आराम से खुद पर जुल्म करने को तैयार हो गई। बड़ी खामोशी से उन्होंने जहर मिला जूस मुंह को लगा लिया, मगर इससे पहले इनके आखिरी अल्फाज बहुत अजीब थे। जमाल साहब, अगर ज़िंदगी में कभी मान और अली से मुलाकात हुई तो मेरा प्यार दीजिएगा इन्हें। इनकी बात पर जमाल साहब ने सख्ती से आंखें मीची थी, जबकि मरियम फूट फूट कर रो दी, जिसे सदाम ने अपने साथ लगा कर दिलासा दिया था। जूस पीते ही आसिया बेगम के गले को फंदा सा लगा था और कुछ देर फरे पर तड़पने के बाद इनकी सांसें खामोश होती, हमेशा के लिए हवा में घुलती अमर हो गई थी। एक दर्द भरा कतरा किसी तारे की माने टूटता जमाल साहब की आंख के किनारे से फिसला था। सबके चेहरे पर कर्ब था, कोई भी खुलकर रो ना पाया था। कुछ देर खामोशी के बाद जमाल साहब बोलना शुरू हुए थे। जब मरियम पैदा हुई तब जिंदगी में पहली बार सोफिया का तड़पता चेहरा मेरे सामने आया था। इस वक्त पता चला बेटी की तकलीफ क्या होती है। और डांट डांट कर इसे पाला था, हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता, जबकि तुम लोगों की माँ को रत्ती भर भी परवाह न थी। वो तो अपनी ही जिंदगी में मगन थी। फिर ईमान पैदा हुई तो मेरी जान हलक में अटकी। ईमान मेरी जान का टोटा, मेरे सुकून का बायस थी। वो पैदा हुई तो मेरे पास दौलत की फरावानी होगी, मैं अच्छे अहदे पर फायज हो गया। सबसे ज़्यादा मुझे इसका डर लगा रहता। मरियम को तो ब्याह दिया, एक डर कम हुआ, फिर ईमान को लेकर डरता रहता। ईमान की जिद करने पर बड़ी मुश्किल से इसे को यूनिवर्सिटी में पढ़ने दिया ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। फिर इसने बाहर से पढ़ने की जिद की तो मैं एक बार फिर बेबस हो गया। हर रात में सो नहीं पाता था। मुझे सोफिया के वो आखिरी अल्फाज आज भी याद है। इस वक्त तो एहसास ना हुआ, जवानी सा चढ़ कर बो रही थी, मगर बेटियां हुई तो पता चला वो मुझे क्या कह कर गई थी। क्या कहा था उन्होंने? बाबा, मरियम ने घुटन ज़दा लहजे में पूछा। इसने कहा, मेरी दुआ है जमाल, अल्लाह तुम्हें बेटियां दे। और इतना कहते जमाल साहब फूट फूट कर रोते। इनके कंधे झुके हुए थे, वो अपनी औलाद को नज़र उठा कर देख नहीं रहे थे। लोग समझते हैं मकफ़ाती अमल पर औलाद पर आए तो वो मकफ़ाती अमल नहीं होता जब तक इंसान अपना खुद या खुद ना भुगले। लेकिन सबसे सख्त मकफ़ात औलाद पर ही आता है। जितनी तकलीफ़ औलाद को होती है उससे कई गुना ज़्यादा माँ बाप को होती है। इसलिए माँ बाप का क्या औलाद के सामने आता है। शायद मकफ़ात अपने ऊपर आने से इतनी तकलीफ़ ना हो, मगर औलाद की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है। मगर मैं चाहता हूँ मेरा क्या, मैं ही भुगतूँ। मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ नहीं देख सकता। वो सबसे सख्त वार होगा मुझ पर। मगर बाबा, ईमान को किससे खतरा है? फ़िज़ा ने आंसू पूछते रंदी आवाज़ में पूछा।
पॉलिटिकल लीडर इजाज़ दौरानी का बेटा साद दौरानी इसके पीछे हाथ धो का पड़ा। इसे लगा था वो मुझे अपने जाल में फंसा लेगा। इसने ईमान को अपनी गैर से यकीनन इसीलिए रहाई दी थी। वो जानता था मैं इसे अपने पास रखूंगा, मगर इस सूरत में वो मेरी बेटी को छोड़ता ना, अगला वार सख्त किस्म का करता जो मैं सह ना पाता। मगर मैंने इसकी सोच के वरक सब किया। मैं इसे नहीं बचा सकता था, मगर उम्र के हसार में मेरी बेटी महफूज है, वो संभाल लेगा इसे। आपको ये सब कैसे पता था बाबा? सद्दाम ने हैरत से इन्हें देखा था। वो तो इन्हें संगदिल समझ रहा था, और वो क्या निकले, बाप हूँ इसका। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बहुत पहले से मैंने इस पर खुफिया लोग छोड़े हुए थे। वो कहाँ है, कैसी है, क्या खा रही है, किसके साथ है, मुझे सब पता होता था। मेरी इज्जत की खातिर इसने इस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा था, सिर्फ इसलिए कि इसका हमसफ़र इसके बाबा चुनेंगे। मेरा फ़ख्र है मेरी बेटी, मैंने इसके लिए बेहतरीन हमसफ़र चुना। हमेशा खुश रहेगी इस घर में। वो जमाल साहब ईमान को याद करते बेहद अफसुदा हो चुके थे। मगर बाबा, इस सब में वो आपसे शदीद नफ़रत करने लगी। आपने इसे खुद से दूर कर दिया। बिलाल ने जमाल साहब को अफसोस से देखा था। इसकी खुद से नफ़रत बर्दाश्त कर सकता, मगर इसे अपने किए की भीड़ चढ़ते नहीं देख सकता। कैसा बदनसीब हूँ ना मैं, इतनी अच्छी मनकूहा को तुम लोगों की बरकतदार खुद पसंद माँ की खातिर छोड़ दिया। अपने माँ बाप नाराज़ कर दिए, सब रिश्ते रूठ गए, और औलाद तक की खुशी नसीब नहीं हुई। बड़े बेटे की औलाद नहीं, छोटा बेटा मेरा था ही नहीं। एक बेटी की इज्जत खतरे में डल गई, और एक बेटी का अगर घर बार है तो इसका बेटा बोल नहीं सकता। ये सब मेरी सजा है, मैं हूँ इस सब का कसूरवार। वो इतना कहते शिद्दत से अपना सार पीटने लगे थे। साहब जब साहब ने आगे बढ़कर इन्हें दिलासा दिया था। बिलाल इन्हें कमरे में ले जाकर नींद की दवा दे दी, और खुद अपनी माँ की तदफीन का बंदोबस्त करने लगा। इस घर में मौजूद पर फर्द की रूह दर्द से चूर थी। सब एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। तो क्या आप मुझे अपनी बीवी मानते हैं? ईमान के कहे अल्फाज उमर के कानों में अब तक बाज रहे थे। वो वॉशरूम के बेसिन पर झुका अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना। मैं क्यों बेखुसा होकर इसके पास जा रहा हूँ? नफरत है मुझे इससे, इसकी ज़ात से, इसकी शनाख्त से। तो इसके रोने से मुझे उलझन क्यों हुई? रोती रहे मेरी भला से, मैं इसके इतना करीब क्यों हुआ? शायद नेचुरल अट्रैक्शन थी, मगर ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ से वास्ता पड़ा, तो इनसे क्यों नहीं हुआ अट्रैक्शन? शायद ये मेरी बीवी है, इससे बीवी। सोचते सोचते वो अपनी ही सोच के इस सफर पर आकर अटका था। तो क्या मैं मान रहा हूँ वो मेरी बीवी है, तभी मैंने इसकी जानिब पेशकदमी की? यानी मेरा दिल मान चुका है वो मेरी बीवी है, फिर मेरा दिमाग क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि इस बात को? उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। इसने ज़ोर से सिंक शल्फा दोनों हाथों के मुक्के बनाकर मारे थे। वो खुद से ही उलझ रहा था। मेरी बीवी सिर्फ इशाल होगी, ये रुतबा इससे ही मिलेगा, ये लड़की इसकी हकदार नहीं है, तो फिर ये मेरी कौन है? एक सवाल फिर से दिमाग में बड़ी शिद्दत से उभरा था। ये सिर्फ मेरी ज़ात पर एक बोझ है, ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है। मेरी चाह नहीं है, मेरी आइडियल नहीं है, एक ढोल है जो मुझे बजाना है और कुछ नहीं। हाँ, यही हकीकत है इस रिश्ते की। ईमान जमाल अहमद, यही औकात और हैसियत है तुम्हारी। तुम हमेशा मेरी नज़र में ज़ेर रहोगी। तुम्हें मैं ज़बर कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें उमर अहमद कभी हासिल नहीं होगा। ये एक शराब है तुम्हारे लिए, भागती रहो इसके पीछे। आई रियली डोंट केयर। वो शिद्दत से दांत पीसते हुए बोला। वो शायद हकीकत को जुटला रहा था जिसे वासिया कारी थी कि इसे ईमान दिलो जहाँ से अपनी बीवी के रूप में कबूल हो गया, मगर नफरत और अना ने आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। अब ये कब तक चलता और इसमें कितना नुकसान होता, ये तो वक्त पर मुनहसर था। अहम कोई हमसे छुपता फिर रहा है, मगर इसकी नज़रें भी हमें ही ढूंढ रही हैं। वो उस लड़की के पीछे आता कान के करीब झुकता बोला था, जो ऊपरी मंजिल पर खड़ी नीचे हाल में झांकती बड़ी बेताबी से किसी को ढूंढ रही थी। इसकी नज़रें किसी के दीदार की एक झलक की मतलाशी थी, जबकि इसका महबूब इसे ही ढूंढता, इसे पीछे खड़ा मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। इसे वापस पलटते ना देखकर वो इसके करीब होता, कान के पास झुकता, इसकी अपनी जाने में तवज्जो कर गया था। इसकी आवाज़ पर हानि ज़मीन से 1 फुट उछलती वापस पड़ती थी। आप वो, मैं वो सब वहाँ। जी हाँ, मैं समझ गया। मैं वो, आप, हम, तुम सब समझ गया। वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। बिलाल जिसे मुस्कुरा कर देखते हुए बोला था। किसे ढूंढ रही थी? सच सच बता रहा है। बिलाल खाने के करीब होता इसकी कमर में हाथ डालकर इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर गया था। किसी को भी नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि हनी को समझ ना आया कि क्या कहे। उसे कंफ्यूज होता देख बलाश ने निचले होंठ को दांत तले दबाते अपनी उमड़ती हंसी रोकी थी। वो मैं असल में यार, एक तो आपकी उर्दू बहुत वीक है बेगम। अब आपके इन वो मैं ये को कौन समझे? डोंट वरी, आप इस बार आपको बोलना सिखा कर जाऊंगा, वरना हमारे बच्चों को आपकी ये ज़ुबान समझ नहीं आएगी ना। और अगर आ भी गई तो मैं नहीं चाहता वो ये सब सीखे। यानी मेरा पूरा घर यही मैं वो हम तुम करेगा तो बलाश सिकंदर का क्या होगा? यानी वो हानि की आंखों में देखते हुए मजाकन बोला था, जबकि हानि बच्चों वाली बात पर कानों तक सुर पड़ी थी। है सच बताओ, मुझे ढूंढ रही थी ना दिले जानम? बलाज ने इसे मजीद खुद के करीब करते इसकी टांगों का अपनी टांगों में उलझा था। लहजा मोहब्बत से चूर था। छोड़े ना जी, कोई आ जाएगा। हानि ने खुद के हाथों को छुड़ाते कहा, तो बलाज इसे पकड़कर अपनी कमर के गिर्द हायल किए थे। हाय, इस जी पर हम कुर्बान जी। बलाज हानिया की शर्माती घबराती सूरत को देखकर शो हुआ था। आज इतने माह बाद इसका दीदार नसीब हुआ था। बलाज ने एक हाथ हानि के कमर के गिर्द हायल करते
दूसरे हाथ से इसके गर्दन को पीछे से मजबूती से थामा था और आंखें बंद करते इसके माथे पर लाभ रखा था। वो इसकी गिरफ्त में मच रही थी, मगर पीछा छुड़वाना खासा मुश्किल काम था। अब तो जान बख्शी तब तक ना होती जब तक कोई इधर इन्हें ढूंढ ना लेता। हम सहसा 3 मिनट वो आंखें बंद किया, अपने लाभ हानि के माथे पर टिकाए खड़ा रहा। वो इसे महसूस कर रहा था। बिलाज की रूह हानि को अपने हसार में लेते ही सरशार हुई थी। कैसे है मेरी हनी? बिलाज ने हानि के माथे से लाभ हटाते अब अपने माथे से इसका माथा टिका दिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? हानि को सांस फूल रही थी। इसका दिल सो के सपेट पकड़ चुका था। वो अपने लाभ दांतों तले कर चलते बोली थी, हम भी ठीक हैं जी। बिलाज को इसका ची कहना बहुत अच्छा लगता था। वो पटाहा हानि शरारतों की पोटली जब बिलाज के सामने जाती तो ऐसी हो जाती थी, वो जी मैं जी। और बिलाज को इसका ये अंदाज बहुत पसंद था। वो जानता था कि बाकी सबके सामने वो शेरनी बनी रहती थी और बिलाज को देखते इसके अंदर की मशर की बीवी जाग जाती थी। मेरी ख्याल क्यों नहीं उठाती थी? बिलाज इससे थोड़ा दूर होता ही इसे घूट कर देखते हुए बोला, मगर गिरफ्त अभी भी कायम थी। वो जी उठाती थी, मैं आप तब कॉल करते थे जी, जब मैं यूनी में क्लास ले रही होती थी जी। हानि ने वजाहत दी थी। जी मैं जी आपको तब भी कॉल करता था जी, जब आप अपने बिस्तर पर होती थी जी। जी नहीं, तब नहीं करते थे कॉल। हानि ने इसकी बात की नफ़ी की थी। हाँ जी, मैंने कॉल हिस्ट्री खुलवा लेनी है, फिर पता चल जाएगा। अब तो मैं आ गया हूँ ना, खुद से दूर रख के इतना अरसा आया और तुमने मुझे। अब देखना तुमसे एक एक कॉल काटने का बदल होगा। नहीं तो अभी 3 माह पहले ही तो मैं वेकेशन पर गई थी भाई के साथ स्विट्ज़रलैंड, तब हुई थी ना मुलाकात। हानि ने मुँह खल कर बिलाज को देखते याद दिलाया। हाय वो तुम्हारा भाई, इसके होते कौन सी मुलाकात? वो वही हेकल मेरे और तुम्हारे दरमियान शील्ड बना हुआ था। अहम दूर से आते आवाज पर दोनों चौंकते एक दूसरे से दूर हुए थे। सामने उमर दोनों हाथ अपनी पुष्प पर बांधे बिलाज को घूरा था। लौट टपक पड़ा फिर से। कसम से मुझे तो मुश्किल लगता है ये बता हमें सुहाग रात में भी स्पेस देगा। बिलाज ने चिड़का हानि के कान में सरगोशी की थी। जी? हानि इसकी बात पर सटपटाई थी। कुछ नहीं जी, आप वो मैं तुम रहने देना। बिलाज ने इसी की नकल उतारते से खामोश करवा दिया था। हानि बेटा आप जाओ। उमर इनके करीब आता हानिया को देखकर प्यार से बोला था। क्यों जाए? बिलाज ने तब का उमर को देखा था जिस पर उमर ने इसे घूरा था। जानी जाओ आप। उमर के कहते ही इसने बिलाज से अपना हाथ छुड़वाना चाहा। वो जो कब से ज़बरदस्ती पकड़े बैठा। हाथ छोड़ दें जी, हानि ने इसे सरगोशी में कहा था। ले छोड़ दिया जी। बिलाज ने बुरा समूह बनाते इसका हाथ छोड़ दिया था। वो गाड़ी के टायर की मारी टांगे घसीटती वहाँ से भागी थी। तुझे मुझसे कोई खास वैर है? खुद तो दो कर रहे और मेरी एक को भी मुझसे मिलने नहीं दे रहा। कैसा साला मिला है कसम से। बिलाज इसे बेजार समूह के देखकर बोला था। तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी जहाँ मौका मिलता शुरू हो जाता बंदा कोई जगह का ही लिहाज कर ले? तो मैंने हफ्ते से देखा था। भाई आपकी भी भारी आएगी, देख लेते हैं कितना जगह का खोश होता है। भलाश ने इस पर चोट की थी। अच्छा चल तप ना, फिर मिल लेना ना, यहीं पे है वो। और तुम भी अभी मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ जी चलें। अब क्या ही कह सकता हूँ मैं। वो दोनों बातें करते ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ गए थे। वो जब भी दोनों मिलते थे बचपन से अब तक इकट्ठे टेरेस पर ही पाए जाते थे। वो इनका पसंदीदा स्पॉट था। वो अब भी वहीं जा रहे थे। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आपको आज की एपिसोड काफ़ी धमाकेदार लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट नॉवल की थंडरिंग एपिसोड के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट नॉवल में क्या होना है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है। राइटर ने क्या क्या धमाके करने हैं यार इस एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपका एपिसोड पसंद, लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका एपिसोड कैसे है। और जिन लोगों ने पिछली एपिसोड में मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था, जिनमें शोएब हसन है, आई थिंक सो, उन्हीं की आईडी का नाम यही है ना, बिलाल है। और बाकी बाकी जिनकी भी आईडी है, एक तो यूज़र नेम है उनकी आईडी पे, एंड बाकी जिसने भी टेक्स्ट किया है, जिसने भी कमेंट किया, उन सबका थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना पसंद करने के लिए। और बाकी भी आप लोग जितना देखते हो यार, कमेंट करके बताया करो कि आपको एपिसोड कैसी लगी है, ताकि थोड़ा आइडिया तो मिले ना कि आपको एपिसोड कैसी लग रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।